विक्रम दोपहर के समय केशवपुर राज्य के राजनगर नामक छोटे से गांव के बाजार में अपनी कुछ मूर्तियां रखे हुए बैठा हुआ था। तब एक ग्राहक उसके पास आकर बोला, तुम्हारी दुकान पर रखी हुई मूर्तियां बता रही है कि तुम्हारा नाम ही विक्रम है। विक्रम ने उत्तर दिया, आप सही कह रहे हैं, मेरा नाम ही विक्रम है। ग्राहक ने मुस्कुराते हुए कहा, समझ गया भैया, लगता है तुम ही वो प्रसिद्ध मूर्तिकार हो जिसके बारे में केशवपुर राज्य का हर व्यक्ति बात करता है। विक्रम ने विनम्रता से जवाब दिया, ऐसा नहीं है भैया, मैं तो बस अपना काम अच्छी तरह से करता हूं। लोग तो बस मेरी प्रशंसा ऐसे ही करते हैं। विक्रम की बात सुनकर ग्राहक मुस्कुराते हुए विक्रम के हाथों की बनाई हुई एक सुंदर मूर्ति को देखता हुआ बोला, मुझे ये मूर्ति बहुत ज्यादा पसंद है। दरअसल मैं हरियालीपुर गांव का रहने वाला हूं। हमारे गांव में जमींदार की बेटी की शादी है और जमींदार को एक मूर्ति भेंट करना चाहता हूं। इस मूर्ति के दाम कितने लोगे? विक्रम ने कहा, वैसे तो ये मूर्ति मैं 200 स्वर्ण मुद्राओं में बेचना चाहता था, परंतु तुम दूसरे गांव से मूर्ति खरीदने के लिए केवल मेरे ही पास आए हो, इसलिए मैं इस मूर्ति को तुम्हें 100 स्वर्ण मुद्रा में दे दूंगा। विक्रम की बात सुनकर ग्राहक ने 100 स्वर्ण मुद्राओं की पोटली विक्रम को पकड़ा दी और मूर्ति लेकर वहां से चला गया। शाम को विक्रम अपने घर लौटा और 100 स्वर्ण मुद्राएं अपनी 20 वर्षीय बहन जानवी को देता हुआ बोला, ये लो जानवी, इन स्वर्ण मुद्राओं को तिजोरी में रख देना। जानवी 100 स्वर्ण मुद्राएं लेकर तिजोरी में रखने के लिए चली गई। तभी वहां पर विक्रम के गांव का मुखिया पहुंचा। मुखिया को देखकर विक्रम बोला, अरे मुखिया जी, आप अभी शाम के समय, सब कुछ ठीक तो है? मुखिया ने जवाब दिया, हाँ विक्रम, तुम्हारी प्रार्थना से सब कुशल मंगल है। यहां से गुजर रहा था तो सोचा तुमसे मिलता चलूं। विक्रम ने कहा, बहुत अच्छा किया मुखिया जी। मुखिया बोले, विक्रम, तुम्हारी प्रसिद्धि दिन बदन बढ़ती जा रही है। तुम्हें शायद अंदाजा भी नहीं है कि कुछ दिनों पहले मैं किशनपुर राज्य गया था और किशनपुर राज्य में भी तुम्हारी मूर्ति के किस्से सुनाई दे रहे थे। मैं तो आश्चर्य में पड़ गया, लेकिन आश्चर्य के साथ साथ मुझे बहुत प्रसन्नता भी हुई, क्योंकि तुम्हारी वजह से इस गांव का नाम भी प्रसिद्ध हो रहा है। तभी वहां पर विक्रम की बहन जानवी आ पहुंची और मुस्कुराते हुए मुखिया की ओर देखकर बोली, मेरे भैया मूर्ति बनाते ही इतनी अच्छी है कि कोई भी उस मूर्ति की तारीफ किए बगैर नहीं रहता। मुखिया ने कहा, तुम सही कहती हो जानवी, अब वो दिन दूर नहीं जब विक्रम की मूर्ति बनाने के चर्चे महल तक में पहुंचेंगे। इतना बोलकर मुखिया विक्रम की ओर देखकर बोले, लेकिन अब तुम्हें सावधान रहना होगा विक्रम। मुखिया की बात सुनकर विक्रम बुरी तरह से चौंकता हुआ बोला, सावधान? लेकिन किससे मुखिया जी? मुखिया ने बताया, हमारे ही गांव में रहने वाले वीरू मूर्तिकार से। विक्रम, तुम नहीं जानते कि वीरू तुमसे अंदर ही अंदर कितना जलता है। सच तो यह है कि उसके हाथों की बनाई हुई मूर्ति कोई नहीं खरीदता और ना ही कोई उसकी कारीगरी की प्रशंसा करता है। विक्रम ने कहा, वीरू को मुझसे जलना नहीं चाहिए मुखिया जी। ये सच है कि उसके हाथों की बनाई मूर्ति कम बिकती है, लेकिन उतना ही सच ये भी है कि वीरू बहुत कुशल कारीगर है और वो अच्छी मूर्तियां बनाता है। मुखिया ने चेतावनी दी, विक्रम, जिस तरह से वीरू तुम्हें क्रोध भरी निगाहों से देखता है, मुझे डर है कि कहीं वह तुम्हारे खिलाफ कोई षड्यंत्र ना रच दे, इसलिए तुम मुझसे सावधान रहना। मैं केवल यही बताने के लिए तुम्हें यहां तक आया था। इतना बोलकर मुखिया वहां से चला गया। अगले दिन विक्रम अपने घर से मूर्तियां लेकर अपने गांव के बाजार में चला गया। तभी वहां पर वीरू आ पहुंचा। वीरू विक्रम की ओर देखकर बोला, कैसे हो विक्रम? विक्रम ने जवाब दिया, मैं तो सही हूं वीरू, तुम बताओ तुम कैसे हो? वीरू ने कटाक्ष किया, तुम्हारे होते हुए मैं कैसा हो सकता हूं विक्रम? जब तक तुम्हारी किस्मत के सितारे बुलंद हैं, तब तक मेरी किस्मत के सितारे गर्दिश में ही रहेंगे। विक्रम ने समझाते हुए कहा, देखो वीरू, मैं जानता हूं कि तुम एक कुशल कारीगर हो और बहुत मेहनत से मूर्तियां बनाकर तैयार करते हो, और तुम्हारी इतनी मेहनत करने के बावजूद भी तुम्हारी मूर्तियां नहीं बिकती। परंतु विश्वास रखो, मैं हमेशा तुम्हारे लिए प्रार्थना करता हूं और मुझे विश्वास है
कि तुम्हारी मूर्तियां भी एक दिन मेरी मूर्तियों से ज्यादा बिकेंगी। वीरू ने गुस्से से कहा, यह सब कहने और सुनने की बात है विक्रम। मेरे सामने ज्यादा अच्छे बनने का ढोंग मत करो। मैं मुखिया नहीं हूं जो तुम्हारी चिकनी चुपड़ी बातों में आ जाऊंगा। विक्रम ने बताया, देखो वीरू, कल ही मुझे मुखिया जी बता रहे थे कि तुम अंदर ही अंदर मुझसे जलते हो। आखिर तुम्हें मुझसे क्या जलन है वीरू? वीरू ने आरोप लगाया, देखो विक्रम, मैं तुमसे अच्छी मूर्तियां बनाता हूं और तुमसे अच्छा और कुशल कारीगर हूं, लेकिन उसके बावजूद भी मेरी मूर्तियां नहीं बिकती क्योंकि तुमने मुझे बदनाम कर रखा है। मेरी बात ध्यान से सुनो विक्रम। मुझे सूचना मिली है कि कल राजा अजय की पुत्री राजकुमारी चंद्रमुखी मंत्री रघुनाथ के साथ इस गांव में तुमसे मिलने के लिए आ रही है। तुम्हारी प्रसिद्धि के चर्चे अब महल तक में गूंज रहे हैं, लेकिन मैं चुप नहीं बैठूंगा। मैं राजकुमारी चंद्रमुखी के सामने साबित कर दूंगा कि मैं तुमसे कुशल और बेहतर मूर्तियां बना सकता हूं। इतना बोलकर वीरू वहां से चला गया। शाम को विक्रम अपने घर की ओर जाने लगा। विक्रम अपने गांव में पहुंचा ही था कि तभी रास्ते में उसे गांव का मुखिया मिल गया। मुखिया विक्रम की ओर देखकर बोला, अच्छा हुआ विक्रम, तुम मुझे यहां पर मिल गए। मैं तुमसे ही मिलने तुम्हारे घर पर आ रहा था। विक्रम ने पूछा, क्या हुआ मुखिया जी? मुखिया ने बताया, विक्रम, कल राजा अजय की इकलौती पुत्री चंद्रमुखी अपने मंत्री रघुनाथ के साथ तुमसे मिलने के लिए आ रही है। राजकुमारी चंद्रमुखी अपनी स्वयं की मूर्ति बनवाना चाहती है। विक्रम ने कहा, हम मुखिया जी, आज प्रातः काल ही मुझे वीरू ने इस बारे में बताया था। मुखिया ने पूरी बात खोलकर बताई। मेरी पूरी बात सुनो विक्रम। वीरू को इस बारे में इसलिए मालूम है कि एक सैनिक तुम्हारे बारे में ही गांव के बाजार में पूछताछ कर रहा था। पूछताछ करने के दौरान ही वीरू उस सैनिक से टकरा गया। वीरू ने उस सैनिक से खुद को तुमसे बेहतर मूर्तिकार बताया और तुम्हारे बारे में काफी कुछ झूठ भी बोला। वीरू की बात सुनकर सैनिक वीरू से ये कह कर गया कि वो राजकुमारी चंद्रमुखी को तुम्हारे साथ साथ वीरू के बारे में भी बताएगा और राजकुमारी चंद्रमुखी को इस बात के लिए मनाएगा कि वो तुम्हारे और वीरू के बीच एक प्रतियोगिता रखे। मतलब तुम्हें और वीरू को राजकुमारी चंद्रमुखी की मूर्ति बनानी होगी और जिसके हाथ की भी मूर्ति राजकुमारी चंद्रमुखी को पसंद आएगी, राजकुमारी चंद्रमुखी उसे इतनी ढेर स्वर्ण मुद्राएं देगी कि उसके साथ नस्लों को काम करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मुखिया की बात सुनकर विक्रम गहरी सोच में डूबता हुआ मुखिया की ओर देखकर बोला, समझ गया मुखिया जी। इसलिए वीरू आज मुझसे कह रहा था कि वो राजकुमारी चंद्रमुखी के सामने साबित कर देगा कि वो मुझसे बेहतर मूर्ति बनाने का कारीगर है। मुखिया जी, मुझे इस वीरू से कोई डर नहीं और ना ही मैं वीरू से अच्छा मूर्ति बनाने का कारीगर होने का दावा करता हूं। मैं कल भी ये कहता था और आज भी ये कहता हूं कि मैं बस अपना काम मेहनत और ईमानदारी से करता हूं बस। इससे अधिक मैं और कुछ नहीं कह सकता। विक्रम की बात सुनकर मुखिया विक्रम से बोला, मुझे लगता है राजकुमारी चंद्रमुखी सुबह तक यहां आ जाएगी। यहां आने के बाद वो सबसे पहले मुझसे ही मिलेगी। मैं राजकुमारी चंद्रमुखी और उनके मंत्री को सुबह तुम्हारे घर पर लेकर आ जाऊंगा। इतना कहकर मुखिया वहां से चला गया और विक्रम अपने घर लौट आया। विक्रम को गहरी चिंता में डूबे हुए देखा। उसकी बहन जानवी उससे बोली, क्या हुआ भैया, आज आपके चेहरे पर यह चिंता की लकीरें क्यों झलक रही हैं? विक्रम अपनी बहन को सारी घटना बताते हुए बोला, कल राजकुमारी चंद्रमुखी अपने मंत्री के साथ हमारे घर पर आएंगी। जानवी ने उत्साह से कहा, चिंता मत कीजिए भैया, चिंता तो वीरू को करने की आवश्यकता है। मुझे पूरा विश्वास है कि वीरू आपसे अधिक सुंदर राजकुमारी चंद्रमुखी की मूर्ति नहीं बना पाएगा। अपनी बहन की बात सुनकर विक्रम मुस्कुराता हुआ चारपाई पर लेट गया। अगली सुबह वीरू सोकर उठा ही था कि तभी उसके घर की कुंडी कोई जोर जोर से खटखटाने लगा। विक्रम तुरंत अपने घर से बाहर चला गया। बाहर आकर विक्रम ने देखा कि उसके दरवाजे पर मुखिया, राजकुमारी चंद्रमुखी और मंत्री रघुनाथ खड़े हुए थे।
राजकुमारी चंद्रमुखी विक्रम की ओर देखकर बोली, तो तुम ही हो विक्रम, एक विचित्र कुशल मूर्तिकार जिसकी प्रशंसा राज्य में घूमते हुए महल तक जा पहुंची। विक्रम ने विनम्रता से कहा, प्रशंसा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद राजकुमारी। राजकुमारी ने कहा, असली प्रशंसा तो मैं तुम्हारी तब करूंगी जब तुम प्रतियोगिता में जीत जाओगे। राजकुमारी चंद्रमुखी की बात सुनकर विक्रम और मुखिया राजकुमारी चंद्रमुखी को सवालिया नजरों से देखने लगे। राजकुमारी उन दोनों की ओर देखकर बोली, मैं जानती हूं तुम्हारे मन में यही प्रश्न चल रहा होगा कि किस बात की प्रतियोगिता। दरअसल मेरे सैनिक ने मुझे बताया, इसी गांव में वीरू नाम का एक और मूर्तिकार रहता है जिसका दावा है कि वह तुमसे बेहतर मूर्तियां बनाता है। राजकुमारी चंद्रमुखी ने इतना कहा ही था कि तभी वहां पर वीरू भी आ पहुंचा। राजकुमारी चंद्रमुखी वीरू को देखकर बोली, क्या तुम तैयार हो? वीरू ने आत्मविश्वास से कहा, हां राजकुमारी, मैं तैयार हूं। कुछ ही देर में विक्रम, मुखिया, राजकुमारी चंद्रमुखी, मंत्री रघुनाथ और 2 सैनिक एक बगीचे में खड़े हुए थे। राजकुमारी चंद्रमुखी एक वृक्ष के नीचे बैठी हुई थी। विक्रम और वीरू राजकुमारी चंद्रमुखी को देखते हुए उसकी मूर्ति बनाने में मग्न थे। कुछ ही देर में वीरू और विक्रम ने सुंदर मूर्ति बनाकर तैयार कर दी। राजकुमारी चंद्रमुखी मंत्री रघुनाथ के साथ धीरे धीरे कदमों से दोनों मूर्तियों के पास चली। राजकुमारी चंद्रमुखी वीरू के हाथ की बनी हुई मूर्ति को देखकर प्रसन्न होती हुई वीरू से बोली, तुमने तो बिल्कुल हो बहू मेरी ही जैसी दिखने वाली मूर्ति तैयार कर दी। ऐसा लगता है जैसे कि मैं आईने में अपना ही अक्स देख रही हूं। राजकुमारी के मुंह से अपनी प्रशंसा सुनकर वीरू का मन गदगद हो उठा। वीरू के हाथ की बनाई हुई मूर्ति को देखने के बाद राजकुमारी चंद्रमुखी विक्रम की बनाई हुई मूर्ति की ओर देखने लगी। मगर जैसे ही राजकुमारी चंद्रमुखी की नजर विक्रम की बनाई हुई मूर्ति पर पड़ी, राजकुमारी चंद्रमुखी की आंखें आश्चर्य से फटी के फटी रह गई। उसके चेहरे पर क्रोध झलकने लगा। राजकुमारी चंद्रमुखी विक्रम से बोली, तुमने ये किसकी मूर्ति बना दी? क्या ये मूर्ति तुम्हें मेरे जैसी दिखती है? विक्रम ने जैसे ही उस मूर्ति को देखा, वो बुरी तरह से चौंक पड़ा, क्योंकि विक्रम ने जो मूर्ति बनाई थी वो राजकुमारी चंद्रमुखी की नहीं बल्कि किसी और स्त्री की थी। विक्रम राजकुमारी चंद्रमुखी की ओर देखकर आश्चर्य से बोला, विश्वास कीजिए राजकुमारी, मैंने तो आपकी मूर्ति बनाई थी। ये कैसे बन गई मुझे नहीं पता। तभी एक गांव का व्यक्ति जो कि वहां से गुजर रहा था वहां आ पहुंचा और विक्रम की बनाई हुई उस मूर्ति को देखकर बोला, ये मूर्ति तो बहुत सुंदर है। इसकी सुंदरता के आगे राजकुमारी की सुंदरता कुछ भी नहीं। इतना कहकर वो व्यक्ति वहां से चला गया। अपने सामने दूसरी स्त्री की सुंदरता की प्रशंसा सुनकर राजकुमारी चंद्रमुखी क्रोधित होती हुई मंत्री रघुनाथ से बोली, मंत्री जी, विक्रम को इसी समय बंदी बनवा लिया जाए। इसने मेरी सुंदरता का अपमान किया है। इसने ऐसी हरकत जानबूझकर की है। ये मूर्तिकार अपने आप को समझता क्या है? विक्रम ने सफाई दी, नहीं राजकुमारी, मेरी बात का विश्वास कीजिए, मुझे नहीं पता ये मूर्ति कैसे बन गई। तभी वीरू कुटिल मुस्कान से राजकुमारी चंद्रमुखी से बोला, राजकुमारी, ये झूठ बोल रहा है। इसने ऐसा जानबूझकर किया है। मंत्री रघुनाथ अपने दोनों सैनिकों से बोला, देखते क्या हो, विक्रम को बंदी बना लो और इसे कारागार में बंद कर दो। ये सुनकर विक्रम बुरी तरह से घबरा गया। विक्रम जानता था कि अगर सैनिकों ने उसे बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया तो राजकुमारी चंद्रमुखी उसे मौत के घाट उतरवा देगी, क्योंकि राज्य के सभी वासी जानते थे कि राजकुमारी चंद्रमुखी और उसकी मां एक क्रूर शासिका थी, क्योंकि केशवपुर राज्य में किसी राजा का नहीं बल्कि एक रानी का शासन था। विक्रम अपने शरीर की पूरी ताकत लगाकर वहां से भागने लगा। देखते ही देखते वो उन सब की आंखों से ओझल हो गया। राजकुमारी चंद्रमुखी को इस बात की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। वो क्रोध से तमतमाए मंत्री रघुनाथ से बोली, मंत्री जी, विक्रम भाग गया। अपने गुप्तचर
और सैनिक उसके पीछे लगा दीजिए। मुझे किसी भी हालत में विक्रम चाहिए। इतना बोलकर राजकुमारी चंद्रमुखी विक्रम के हाथ की बनाई हुई उस सुंदर स्त्री की मूर्ति को देखती हुई बोली, कोई भी मूर्तिकार किसी स्त्री को बगैर देखे इतनी सुंदर मूर्ति नहीं बना सकता। विक्रम ने अगर इस सुंदर स्त्री की मूर्ति बनाई है तो ये सुंदर स्त्री अवश्य ही इस संसार में कहीं ना कहीं होगी, और मुझे शक है कि विक्रम उसे जानता है। मुझे ये स्त्री भी चाहिए। राजकुमारी चंद्रमुखी तो फिर विक्रम के हाथ की बनाई हुई मूर्ति को महल में ले चली। इस मूर्ति को मैं अपने गुप्तचरों को दिखा दूंगा और इसकी खोज में सारे राज्य में फैला दूंगा। तभी वीरू राजकुमारी चंद्रमुखी से बोला, राजकुमारी चंद्रमुखी, विक्रम आपके साथ धोखा करके भाग गया। उसने आपका अपमान भी किया, लेकिन मैंने आपकी मूर्ति बनाकर आपका मान जीता है, इसलिए अब मुझे आप इनाम दे दीजिए। वीरू राजकुमारी चंद्रमुखी के स्वभाव को नहीं जानता था। राजकुमारी चंद्रमुखी अंदर से गुस्से से भरी हुई थी। राजकुमारी चंद्रमुखी गुस्से से अपने दोनों सैनिकों से बोली, वीरू को उसका इनाम दे दो। राजकुमारी चंद्रमुखी का आदेश सुनकर एक सैनिक ने अपनी तुरंत तलवार निकाल ली और वीरू की गर्दन की ऊपर वार कर दिया। वीरू चिल्लाते हुए जमीन पर गिरकर ढेर हो गया। राजकुमारी चंद्रमुखी, मंत्री रघुनाथ विक्रम की बनाई हुई मूर्ति को लेकर महल की ओर रवाना हो गए। मुखिया वीरू की लाश को देखकर अफसोस भरे स्वर में बोला, तुम वास्तव में मूर्ख थे वीरू, जो स्थिति को समझ ही नहीं पाए। आखिर तुम्हें क्या जरूरत थी इनाम मांगने की? वैसे भी जो किसी के लिए बुरा सोचता है उसके साथ बुरा ही होता है। इधर विक्रम घने जंगल की ओर लगातार भागे जा रहा था। भागते भागते विक्रम के पांव जवाब दे चुके थे। उसका गला प्यास से सूखा जा रहा था। तभी उसकी नजर एक तालाब पर पड़ी। विक्रम दौड़ता हुआ उस तालाब के पास जाकर उस तालाब का पानी पीने लगा। पानी पीने के बाद विक्रम कुछ देर तक जंगल में इधर उधर देखता रहा और अपने आप से बोला, मैं तो बुरी तरह से फंस गया। आखिर मुझे समझ नहीं आ रहा कि वो मूर्ति मुझे बन कैसे गई। मैं तो राजकुमारी चंद्रमुखी की मूर्ति बना रहा था। अब अगर मैं गांव वापस गया तो मारा जाऊंगा, लेकिन मेरी बहन जानवी भी घर पर अकेली होगी। कहीं ऐसा ना हो कि राजकुमारी चंद्रमुखी अपना गुस्सा कहीं मेरी बहन पर ना उतार दे। नहीं नहीं, मुझे अपनी बहन को बचाना होगा, लेकिन कैसे? इतना बोलकर विक्रम फिर से गहरी सोच में गुम हो गया। कुछ देर बाद वो अपने आप से बोला, एक काम करता हूं, मैं रात के समय मुखिया जी के घर पर जाऊंगा और अपनी बहन को मुखिया के घर पर ही बुलवाकर इस राज्य को हमेशा के लिए छोड़कर भाग जाऊंगा। विक्रम ने इतना कहा ही था कि तभी उसके कानों में एक भारी आवाज टकराई। वीर पुरुष कभी भागा नहीं करते, वो कठिन परिस्थितियों का सामना किया करते हैं। विक्रम ने जैसे ही पलटकर देखा तो उसके पीछे एक साधु खड़े हुए उसे देखकर मुस्कुरा रहे थे। उस घने जंगल में विक्रम साधु की ओर देखकर चौंक हुए बोला, कौन है आप? साधु ने कहा, मैं एक साधु हूं जो 10 वर्षों से इस जंगल में अपना जीवन व्यतीत कर रहा है, लेकिन तुम्हें देखकर मुझे अब ऐसा लगता है कि मेरा वनवास समाप्त होने को आ गया है। विक्रम ने पूछा, ये क्या कह रहे हैं आप? मैं आपकी बात का मतलब नहीं समझ पा रहा हूं। कैसा वनवास तुम्हारा? साधु ने रहस्यमय ढंग से कहा, चेहरा मुझे किसी की याद दिलाता है। क्या तुम मूर्तियां बनाते हो? यह सुनकर विक्रम पूरी तरह से चौंक पड़ा। हां साधु महाराज, मैं एक मूर्तिकार हूं। मेरा नाम विक्रम है, लेकिन आप कैसे जानते हैं? साधु ने कहा, मैं तुम्हें बहुत लंबे समय से जानता हूं, मगर अफसोस तुम अपने आप अभी तक जान नहीं पाए। अच्छा ये बताओ, तुम इतने घबराए हुए क्यों? साधु की बात सुनकर विक्रम साधु को सारी घटना बताते हुए बोला, पता नहीं साधु महाराज, मैंने मूर्ति राजकुमारी चंद्रमुखी की बनाई थी, लेकिन ना जाने वो कैसे किसी दूसरी स्त्री की मूर्ति बन गई, जो कि राजकुमारी चंद्रमुखी से बहुत सुंदर थी। और उस मूर्ति को देखकर ना जाने क्यों मुझे ऐसा लगने लगा जैसे मैं उस मूर्ति जैसी दिखने वाली स्त्री को जानता हूं, जैसे मेरा उससे जन्म जन्म का कोई रिश्ता हो।
विक्रम की बात सुनकर साधु रहस्यमय अंदाज में विक्रम से बोले, वो मूर्ति तुम्हारे हाथ से बननी ही थी, क्योंकि तुम्हारी वही नियति थी। समय आ गया है रहस्य से पर्दा उठाने का। चलो मेरे साथ। विक्रम ने पूछा, कहा? साधु ने कहा, यही पास में मेरी कुटिया है। तुम बिल्कुल सही समय पर यहां आए हो। आज की रात अमावस की रात है। कुछ ही देर में सारा रहस्य तुम्हारे सामने खुलकर आ जाएगा। विक्रम साधु के साथ उसकी कुटिया में पहुंच गया। कुटिया में पहुंचकर साधु हाथ में एक कलश में जल लेकर विक्रम को पकड़ते हुए बोले, इस जल को पी लो। जैसे ही तुम इस जल को पियोगे तुम्हें सब कुछ याद आ जाएगा। विक्रम ने साधु के हाथ से कलश को ले लिया और जल को पीने लगा। जल को पीते ही विक्रम का सर बुरी तरह से चकराने लगा और कुछ ही क्षणों में उसके सामने दृश्य घूमने लगे। विक्रम ने अपनी आंखें बंद कर ली। कुछ देर बाद विक्रम अपनी आंखें खोलते हुए साधु से बोला, मुझे सब कुछ याद आ गया है साधु महाराज। साधु ने कहा, तो फिर समय आ गया है विक्रम। तुम मेरे साथ अभी और इसी समय राजमहल में चलोगे। इतना बोलकर साधु ने अपने हाथ ओडी टेढ़ी दिशा में घुमाना प्रारंभ कर दी। कुछ ही देर में एक गोल आकार का द्वार, जो रंग बिरंगी किरणों से चमक रहा था, वहां पर बन गया। साधु उस द्वार को देखकर विक्रम से बोले, जैसे ही हम दोनों इस द्वार को पार करेंगे सही स्थान पर पहुंच जाएंगे। इधर राजकुमारी चंद्रमुखी मंत्री रघुनाथ के साथ अपने महल तक आ पहुंची। दोनों सैनिक उसकी उस सुंदर स्त्री की मूर्ति को उठाए हुए थे, मगर महल के बाहर बगीचे में पहुंचकर ही राजकुमारी चंद्रमुखी मंत्री रघुनाथ से बोली, मंत्री जी, मैं नहीं चाहती कि इस सुंदर स्त्री की प्रतिमा मेरे महल के द्वार के अंदर भी प्रवेश करे। मंत्री ने पूछा, तो फिर आप चाहती क्या है? राजकुमारी ने आदेश दिया, इस मूर्ति को इसी बगीचे में रखवा दिया जाए। आप गुप्तचरों को इसे यहां से भी दिखा सकते हैं, जैसे आपकी आज्ञा। दोनों सैनिकों ने उस मूर्ति को बगीचे में ही रख दिया। तभी राजकुमारी चंद्रमुखी की मां रानी कमला वहां आ पहुंची। रानी कमला चंद्रमुखी की ओर देखकर बोली, मैं तुम्हारा कब से प्रतीक्षा कर रही थी राजकुमारी। आखिर तुम्हें आने में इतनी देर जुराड़ो कैसे लग गई? राजकुमारी अपनी मां कमला को सारी घटना बताती हुई बोली, उसने मेरी सुंदरता का अपमान किया है, परंतु मैं उसे छोड़ूंगी नहीं मां। राजकुमारी चंद्रमुखी के मुंह से सारी घटना सुनने के बाद न जाने क्यों कमला के चेहरे पर भय झलकने लगा। कमला तुरंत तेज कदमों से चलती हुई उस मूर्ति के नजदीक चली गई, जिस मूर्ति को सैनिकों ने कुछ देर पहले बगीचे में रखा था। उस मूर्ति को देखकर रानी कमला की आंखें डर और दहशत से फटी की फटी रह गई और वो अविश्वास भरी नजर से उस मूर्ति की ओर देखती हुई बोली, नहीं, ये असंभव है, ऐसा नहीं हो सकता। अपनी मां के डरा हुआ चेहरा देखकर राजकुमारी चंद्रमुखी और मंत्री रघुनाथ आश्चर्य में पड़ गए। चंद्रमुखी ने पूछा, आप इतनी क्यों डर गए मां? मंत्री रघुनाथ ने कहा, राजकुमारी सही कह रही है महारानी। आप तो इस मूर्ति को ऐसे देख रहे हैं मानो कि आप इस मूर्ति जैसी दिखने वाली स्त्री को अच्छी तरह से जानती हो। रानी कमला ने स्वीकार किया, हाँ मंत्री रघुनाथ, तुमने सही कहा। मैं इस मूर्ति जैसे दिखने वाली स्त्री को बहुत अच्छी तरीके से जानती हूं। ये कोई और नहीं बल्कि स्वप्न में ही है, जो अपने समय की अद्भुत सुंदरी हुआ करती थी, और इसे मैंने अपने हाथों से मारा था। मुझे बताओ, आखिर इस मूर्ति को किस मूर्तिकार ने बनाया है? चंद्रमुखी ने बताया, विक्रोटर नाम के मूर्तिकार ने, जिसकी प्रसिद्धि हमारे राज्य में काफी समय से फैली हुई है। रानी कमला ने चौंक कर कहा, इसका मतलब उस साधु ने जो कहा था वो हो गया। चंद्रमुखी ने पूछा, ये आप क्या कह रही हैं मां? कौन स्वप्नमी? कौन साधु? राजकुमारी चंद्रमुखी की बात सुनकर रानी कमला चंद्रमुखी की ओर देखकर डरे हुए अंदाज में बोली, स्वप्नमी मेरी सौतेली बहन थी। ये बात आज से 30 वर्ष पुरानी है, जब मैं इस राज्य की राजकुमारी हुआ करती थी। स्वप्नमी मेरे पिता की दूसरी पत्नी की पुत्री थी और पूरे राज्य में सबसे सुंदर थी। उसकी सुंदरता के चर्चे दूर दूर तक राज्य में फैले हुए थे।
हम दोनों का बचपन साथ ही बीता और हम दोनों साथ साथ ही जवान हुए। स्वप्नमी अपना जीवन जहां साधारण तरीके से बिताना चाहती थी, तो वहीं मैं अपने पिता के बाद इस राज्य की बागडोर संभालकर महारानी बनना चाहती थी। स्वप्नमी उम्र में मुझसे 2 वर्ष छोटी थी। फिर रानी कमला ने पुरानी घटना याद करते हुए बताया, एक दिन की बात है जब मुझे एक गुप्तचर ने स्वप्नमी के बारे में एक सूचना दी। दोपहर के समय राजकुमारी कमला अपने बगीचे में सुंदर फूलों को देख रही थी कि तभी एक गुप्तचर वहां आकर राजकुमारी कमला से बोला, राजकुमारी, आपका शक बिल्कुल सही है। राजकुमारी, आपकी सौतेली बहन राजकुमारी स्वप्नमयी केशवपुर राज्य में एक मूर्तिकार से चुपके मिलती है और वो उस मूर्तिकार से प्रेम करने लगी है। राजकुमारी कमला ने पूछा, उस मूर्तिकार का क्या नाम है? गुप्तचर ने बताया, उस मूर्तिकार का नाम विक्रम है। राजकुमारी कमला ने कहा, तुमने मुझे ये बात बताकर बहुत अच्छा कार्य किया। वैसे भी मैं राजकुमारी स्वप्नमयी को अपने रास्ते से हटाने की सोच रही थी, लेकिन मुझे कोई ठोस वजह नहीं मिल रही थी। और इससे बेहतर ठोस वजह क्या हो सकती है कि राजकुमारी का प्रेम प्रसंग एक साधारण मूर्तिकार से हो। गुप्तचर ने कहा, लेकिन राजकुमारी कमला, आपकी सौतेली बहन तो साधारण जीवन जीना चाहती है। भला आपको उनसे कैसा खतरा हो सकता है? राजकुमारी कमला ने कहा, इंसान का मन कब बदल जाए। अब तुम जा सकते हो। गुप्तचर वहां से चला गया। राजकुमारी कमला सीधे सेनापति हरिसिंह के पास जाकर बोली, हमें पता चला है कि हमारी सौतेली बहन विक्रम नाम के एक मूर्तिकार से प्रेम करती है और वो चुपके मिलती है। उसने राजमहल के नियमों को तोड़ा है, जिसका दंड मौत की सजा है। जाकर विक्रम और राजकुमारी स्वप्नमी को बंदी बनाकर घसीटते हुए महल में लेकर आओ। सेनापति ने हैरानी से पूछा, ये आप क्या कह रही हैं? राजकुमारी स्वप्नमयी आपकी बहन है। राजकुमारी कमला ने कहा, जानती हूं। देखो, पिताजी बीमार है। उनके स्वर्गवास के बाद इस राज्य की सत्ता की बागडोर मैं ही संभालूं, तो तुम अभी से मेरे आदेशों का पालन करना प्रारंभ कर दो। राजकुमारी कमला की बात सुनकर सेनापति हरिसिंह सैनिकों को लेकर वहां से चला गया। इधर जंगल में राजकुमारी स्वप्नमयी एक वृक्ष के नीचे बैठी हुई थी और विक्रम नाम का एक मूर्तिकार उसकी मूर्ति बना रहा था। तभी वहां पर एक साधु आ पहुंचा और विक्रम की ओर देखकर बोला, ये तुम क्या कर रहे हो? विक्रम ने कहा, साधु महाराज, मैं राजकुमारी स्वप्नमयी की मूर्ति बना रहा हूं। साधु ने चेतावनी दी, मैं तुम्हें जानता हूं। तुम्हारे अंदर एक विचित्र कला है। तुम एक विचित्र मूर्तिकार हो, लेकिन तुम आग से खेल रहे हो। राजकुमारी स्वप्नमयी की सौतेली बहन राजकुमारी कमला वैसे भी अंदर ही अंदर राजकुमारी स्वप्नमयी की सुंदरता से बहुत जलती है और वह उसे रास्ते से हटाने के बारे में हमेशा सोचती रहती है। तुम इससे मिलकर उसका रास्ता आसान कर रहे हो। यह सुनकर स्वप्नमयी चौंक पड़ी और साधु से बोली, लेकिन साधु महाराज, मैं विक्रम से प्रेम करती हूं। क्या प्रेम करना कोई जुर्म है? मैं अपना जीवन एक राजकुमारी की तरह नहीं, बल्कि एक मूर्तिकार की पत्नी बनकर साधारण तरीके से व्यतीत करना चाहती हूं। मुझे राज का कोई मोह नहीं। क्या ऐसा करना पाप है? साधु ने कहा, नहीं राजकुमारी, तुम्हारी बातों ने मेरे मन को जीत लिया है। अगर तुम्हारा प्रेम सच्चा है तो विश्वास करो, मैं तुम्हारा मिलन विक्रम मूर्तिकार से स्वयं कराऊंगा। साधु ने इतना कहा ही था कि तभी वहां पर सेनापति अपने सैनिकों के साथ आ पहुंचा और अपने सैनिकों की ओर देखकर बोला, विक्रम और स्वप्नमयी को बंदी बनाकर महल में ले चलो। स्वप्नमयी ने विरोध किया, ये आप क्या कह रहे हैं? सेनापति ने कहा, क्षमा कीजिए राजकुमारी स्वप्नमयी, परंतु मैं मजबूर हूं। मुझे ऐसा करने का आदेश आपकी बहन ने ही दिया है। स्वप्नमयी ने कहा, यह सरासर गलत आदेश है। सेनापति ने अफसोस जताया, जानता हूं, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता। सैनिक राजकुमारी स्वप्नमयी और विक्रम को घसीटते हुए महल की ओर ले जाने लगे। साधु उन दोनों की ओर देखकर बोला, तुम दोनों को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मैं राजकुमारी कमला से बात करूंगा और मैं तुम दोनों को कुछ नहीं होने दूंगा।
कुछ ही देर में स्वप्नमी और विक्रम बंदी बने हुए राजकुमारी कमला के सामने खड़े हुए थे। राजकुमारी कमला उन दोनों की ओर देखकर बोली, तुम दोनों का प्रेम प्रसंग राज महल में रहने वालों के लिए एक काला अध्याय है। तुम दोनों को मरना होगा। स्वप्नमी ने विनय की, ऐसा मत करो कमला, मैं विक्रम से प्रेम करती हूं। राजकुमारी कमला ने कहा, जानती हूं, लेकिन इस जन्म में तुम्हारा प्रेम सफल नहीं होगा। इतना बोलकर राजकुमारी कमला ने सैनिकों की ओर इशारा कर दिया। सैनिक ने तुरंत अपनी तलवार लेकर राजकुमारी स्वप्नमी की गर्दन पर वार कर दिया। स्वप्नमी ने तड़पते हुए दम तोड़ दिया। विक्रम बुरी तरह से तड़पने लगा। तभी उसी सैनिक ने विक्रम के गले पर भी वार कर दिया। विक्रम भी तड़प तड़प कर मौत की आगोश में समा गया। तभी वहां पर साधु आ पहुंचा। विक्रम और स्वप्नमी की लाशों को देखकर क्रोधित अवस्था में कमला की ओर देखकर बोला, तूने बहुत बड़ा पाप किया है राजकुमारी। तुझे तेरे पापों के कर्मों का फल इसी जन्म में भुगतना पड़ेगा। याद रख, स्वप्नमी और विक्रम का प्रेम सच्चा था। विक्रम का अगला जन्म होगा और विक्रम अगले जन्म में भी एक मूर्तिकार ही बनेगा। यहां तक कि उसका नाम भी विक्रम होगा। जिस दिन विक्रम स्वप्नमी की मूर्ति बनाने में कामयाब हो जाएगा, उस दिन तेरा और तेरे वंश का अंतिम दिन होगा। क्योंकि जिस दिन विक्रम मूर्ति बनाने में कामयाब होगा, वो अमावस की रात होगी। विक्रम उस मूर्ति को जैसे ही स्पर्श करेगा, वो मूर्ति स्वप्नमी में परिवर्तित हो जाएगी और स्वप्नमी के हाथों से ही तेरे वंश का अंत होगा और विक्रम और स्वप्नमी का मिलन होगा। रानी कमला की बात सुनकर चंद्रमुखी और मंत्री रघुनाथ दोनों बुरी तरह से चौंक पड़े। अगले ही पल वहां पर एक गोल द्वार, जो कि रंग बिरंगी किरणों से चमक रहा था, प्रकट हो गया। उस द्वार में से विक्रम और साधु निकलकर बाहर आ गए। साधु को देखकर रानी कमला चीखते हुए बोली, ये वही साधु है। तभी साधु विक्रम से बोले, विक्रम, इस मूर्ति को तुरंत स्पर्श करो। आज अमावस की रात है। ऐसा होते ही स्वप्नमी जीवित हो उठेगी। विक्रम दौड़ते हुए उस मूर्ति के पास चला गया और उसने उस मूर्ति को जैसे ही स्पर्श किया, अगले ही पल रंग बिरंगी किरण से स्वप्नमी जीवित हो उठी और विक्रम की ओर प्रेम भरी नजरों से देखती हुई बोली, तो आखिरकार तुमने दूसरा जन्म ले ही लिया। विक्रम ने कहा, हाँ स्वप्नमी, अब हमें कोई अलग नहीं कर सकता। तभी साधु स्वप्नमी की ओर देखकर बोले, स्वप्नमी, तुम्हारे अंदर अब अद्भुत शक्तियां हैं। तुम अपने मन में जो सोचोगी वही होगा। तुम्हें अपनी सौतेली बहन और उसके वंश को खत्म करना होगा। तुम्हारी सौतेली बहन पर कमला का पति पहले ही संसार छोड़कर जा चुका है। इसकी केवल एक ही पुत्री है, चंद्रमुखी, जो कि अपनी मां के नक्श कदम पर ही चल रही है। साधु ने इतना कहा ही था कि तभी स्वप्न में क्रोधित भरी नजरों से चंद्रमुखी और रानी कमला को देखने लगी। अगले ही पल उसकी आंखों से आग निकलने लगी। कमला और चंद्रमुखी उस आग की चपेट में आकर लकड़ी राख हो गए। रघुनाथ इस दृश्य को देखकर बोला, मनुष्य को अपने बुरे कर्मों का फल ही भुगतना पड़ता है। आज से आप ही इस राज्य की महारानी हैं। अगले दिन स्वप्नमयी और विक्रम का विवाह धूमधाम से संपन्न हो गया।